सभी का स्वागत है। आज से हम लोग एक नया कार्य शुभारंभ किए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैथ मॉक टेस्ट फर्स्ट। किसके किसके लिए है? तो ये स्पेशली बिहार एसएससी, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी जीडी और जितने भी स्टेट पुलिस के एग्ज़ाम हैं सारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है यह वीडियो। प्रत्येक जो हमारा मॉक टेस्ट होगा उसमें 20 क्वेश्चन होगा, 20 क्वेश्चन, और ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होंगे। मतलब हम वैसा क्वेश्चन का सिलेक्शन करते हैं यहाँ पे जो कम से कम एग्ज़ाम में 10+ बार आया हो। यहाँ पे एक भी क्वेश्चन हम फालतू का नहीं करवा रहे हैं। वैसा क्वेश्चन हम लेते हैं जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आ चुका है और 1-2 बार नहीं आया है, कम से कम 8-10 बार आया है। मतलब उसी टाइप का क्वेश्चन, मतलब नंबर चेंज हो सकता है, 7 की जगह 8 हो सकता है, 10 की जगह 12 हो सकता है, मतलब टाइप सेम होगा। वही क्वेश्चन हम यहाँ पे करवाने जा रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है और आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और अगर आप 20 क्वेश्चन करते हैं तो मैं यहाँ से गारंटी दे सकता हूँ कि आपकी जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें एक नए क्वेश्चन यहाँ से पक्का आएगा। और अगर यह मेरा मॉक टेस्ट का ये सीरीज चलेगा अब, और अगर आप साथ देते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स रहा, तो हम मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग का भी लेकर चलेंगे, जीके का भी लेकर चलेंगे। सारा कुछ हम पैरेलली, इंग्लिश का भी हो सके तो सारा कुछ हम साथ साथ अब करने वाले हैं। यहाँ पे टैब लिए हैं, इसीलिए अब पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ना के साथ साथ पढ़ाना भी है और सारा काम करना है। बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा जूम करके इसको सेट कर लेते हैं। आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इतना जूम ठीक है, इतना सही है। पहला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्या ए और बी इस प्रकार है कि ए के 6% और बी के 4% का योग, ए के 6% और बी के 4% का योग ए के 7% और बी के 7% के योग का 2/5 है, तो अनुपात ये अनुपात बी का मान क्या है। एग्ज़ाम में हमको कैसे अटेम्प्ट करना है? एग्ज़ाम में भी हमको यही करना है, पहले एक बार पूरा क्वेश्चन हमको पढ़ लेना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमको यह आइडिया लग जाएगा कि यह क्वेश्चन मेरे से बनने वाला है कि नहीं है। अगर आपको लगेगा कि इस टाइप का हम क्वेश्चन इससे पहले किए हुए हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं, तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अदरवाइज क्वेश्चन को हम छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे, बाद के लिए छोड़ देंगे। अगर बाद में टाइम बचेगा तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, और टाइम नहीं बचेगा तो क्वेश्चन को छोड़ देंगे। चलिए आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दो संख्या ए और बी इस प्रकार है कि ए का 6% और बी के 4% का योग, मतलब ए का 6%, हाँ, और बी के 4% और बी के 4% का योग, दोनों का जोड़ ए के 7%, ए के 7% और बी के 11% और बी के 11% के योग का 2/5 है। 2/5 है, यहाँ पे बराबर का साइन हो गया। मेनली इतना ही है। अब यहाँ से स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको कितना फास्ट सॉल्व करता है। अगर तेज स्टूडेंट है तो यहाँ से इसको 10 सेकंड में आंसर निकाल लेगा, और यही थोड़ा दिमाग का क्या, जो कम प्रैक्टिस किया है, जो कम पढ़ कर गया है, उसको यहाँ से सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा। लेकिन बेसिक तो इतना ही है। अब हम यहाँ से बेसिक से ही करते हैं, हाँ, फास्ट नहीं करेंगे। 6 में इसे गुना करेंगे तो कितना होगा, 6a/100 प्लस 4b/100। हम स्टार्टिंग में धीरे धीरे चलते हैं, फिर जैसे जैसे हमारा मॉक नंबर 4, 5, 6 आएगा तो हम भी फास्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे 7 में से गुना करेंगे तो 7a/100 प्लस 11b/100। तब तक मेरे साथ स्टूडेंट भी फास्ट हो जाएंगे। और 2/5 है तो 2/5। अब यहाँ पे हम बटा पर का जोड़ करेंगे, जो कि करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी करना पड़ेगा। 6a प्लस 4 भी डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन चलिए बेसिक से ही करते हैं। फिर यहाँ 100 है तो 100, 7a प्लस 11b और गुना 2/5। देखिए 100 यहाँ भी है, 100 यहाँ भी है, कट गया।
और मुझे पहले ही पता था कि 100 से 100 कटेगा, हम पहले भी काट सकते थे लेकिन नहीं काटे। अब देखिए 5 से क्रॉस गुना, 5 से 6 में गुना तो 30 से, और 5 से 4 भी में गुना तो 20 भी, 2 से 7 में गुना तो 14 और प्लस 2 से 11 भी में गुना तो 22 भी। अब देखिए 30 में से 14 घटेगा तो कितना है बचेगा 16, और 22 भी में से 20 भी घटेगा तो कितना बचेगा 2 भी। 2 से 1 बार में कटेगा और 2 से 8 बार में कटेगा। क्या पूछ रहा है, ए अनुपात बी। ए अनुपात बी मतलब होता है ए बट्टा बी। तो देखिए बी के पास क्या है ए 1, तो बी के क्रॉस में 1, ए के साथ क्या है 8, तो ए के क्रॉस पे 8, क्योंकि क्रॉस गुना होता है तब ना। ए में 8 से गुना करेंगे तो 8 ही आएगा, और बी में 1 से गुना करेंगे तो 1 भी आएगा। तो हमेशा याद रखेंगे क्रॉस गुना। 8 के साथ 1 है तो 8 को नीचे रखेंगे, 1 के साथ बी है तो बी के क्रॉस में 1 को रखेंगे तो कितना आया 1/8 मतलब 1 अनुपात इसका 8 आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन देखने में लंबा लग रहा है लेकिन ये लंबा है नहीं। इसको एग्जाम में करेंगे तो अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हैं अच्छे से तो ये क्वेश्चन मुश्किल से 30 से 40 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मेन इतना ही लिखना था। इसके बाद ये जो था ये तो फटाफट करना था, और जब आप प्रैक्टिस करके जाएंगे ना हो जाएगा फास्ट, 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका मध्य अनुपात निकालना है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर आप क्वेश्चन सेट बनाए हैं तो ये कई बार एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आया होगा। इस टाइप का 3 क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन आता है मध्य अनुपात जो भी आया है, दूसरा आता है तृतीय अनुपात, और चौथा आता है चतुर्थ अनुपात। 3 टाइप का क्वेश्चन आता है। जब भी मध्य अनुपात पूछे तो 2 नंबर देगा। कोई नंबर मान के चलिए यह ए है और यह बी है, तो जब भी मध्य अनुपात पूछेगा तो इसको क्या कर देना है √ए गुने बी। मध्य अनुपात का क्या फॉर्मूला होता है √ए गुने बी, मतलब √ए बी। जब भी तृतीय अनुपात पूछे तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है b² ए। इसको क्या करेंगे b² ए करेंगे। और जब भी चतुर्थ अनुपात पूछे तो इसका क्या फॉर्मूला होता है bc/a। देखिए इसमें 3 आ गया, ए बी सी 3 आ गया। जैसे चतुर्थ अनुपात, जैसे 5, 6, 10 3 नंबर है, पूछेगा कि इसका चतुर्थ अनुपात क्या होगा, तो क्या करेंगे बी सी, ए हो गया ए हो गया बी, ए हो गया सी, मतलब बी सी मतलब 6 गुने 10 BC/A 5, 5 दूना 10, 6 दूना कितना आ गया 12, आंसर आ गया। समझ में आया। तो जब चतुर्थ अनुपात पूछे तो BC/A, तृतीय अनुपात पूछे तो B²/A, मध्य अनुपात पूछे तो √A भी। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। नोट क्या करना है, हम आपको PDF प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है मध्य अनुपात, तो मध्य अनुपात का क्या फॉर्मूला है √AB, तो √9.61 गुने 3.61। आगे कैसे करेंगे पहले दशमलव हटाएंगे तो 961 बटा दशमलव हटेगा तो 2 जीरो बैठेगा, गुने 361 बटा दशमलव हटेगा तो 2 जीरो बैठेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि 961 का वर्गमूल क्या होता है 31। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वैसे 20 तक तो आपको याद होना चाहिए। अगर आपको निकालना है तो हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जहाँ पे वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, घन कैसे निकालते हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं, शॉर्टकट में गुना कैसे करते हैं, शॉर्टकट में सब जो भी होता है हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें सब कर देंगे। वैसे अभी हम बता दें कि ये 961 ये किसके पास है 900 के पास है, और 900 किसका होता है 30 का, 3 का 9 और 1 0 का 00, तो ये 30 का वर्ग कितना होता है 900, ये 961 है तो 31 और गुणे 361 किसका होता है ये 19 का होता है। ये 20 के पास है, देखिए 20 का कितना होता है 400, तो ये 400 से थोड़ा कम मतलब 19 का है। निकालते कैसे हैं कंप्लीट हम एक वीडियो उसके लिए आपको बना कर दे देंगे। और 100 यहाँ भी है 100 यहाँ भी है, तो 2 100 में से रूट में से 1 निकलेगा तो 100 बचेगा। गुना कर देते हैं ना, 19 के 9 हाथ में 1, 19 3 57 1,
58/100। जब 100 से भाग करेंगे तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल बैठ जाएगा, मतलब 5.89 इसका आंसर हो जाएगा, 5.89। समझ में आया? जब भी मध्य अनुपात पूछे तो रूट अंडर कर देना है। ये क्वेश्चन CHSL का है, SSC CHSL। वैसे आता है तो सिंपल डाटा देता है, यहाँ सिंपल दे देगा 9 4। तो 9 4 को निकालना है तो रूट अंडर 9 गुने 4, तो 9 गुने 4 कितना होता है, रूट अंडर 36। 36 का कितना होता है, 6। तो सिंपल भी आता है, लेकिन ये थोड़ा लेंदी था क्योंकि SSC CHSL का था। आगे बढ़ते हैं। ये सब PDF प्रोवाइड करेंगे, इसलिए इसको रफ कर देते हैं क्योंकि PDF में सब ना है। हाँ ठीक है, ये सब रफ कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूध और पानी का 25 लीटर का एक मिश्रण है। क्या क्या है, दूध है, मिल्क है और वाटर है। दोनों मिलाकर कितना है, 25 लीटर। जिसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:2। अब यहाँ पे बोल रहा है कि मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है, 3:2। अनुपात मतलब मिल्क कितना है, 3, दूध और पानी कितना है, 2। तो देखिए 3 दूध है, 2 पानी है, तो टोटल कितना हुआ, 5। लेकिन यहाँ पे कितना बोल रहा है, दूध और पानी मिलाकर कितना बोल रहा है, 25। लेकिन यहाँ पे दूध और पानी मिलाकर आ कितना रहा है, 5। तो ये तो गलत बात है। दूध और पानी का अनुपात 3:2। देखिए दूध और पानी मिलाकर हमारा बोल रहा है यहाँ पे 5 आ रहा है, 3 2 5। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, दूध और पानी कितना है, 25 लीटर। तो यही 5 25 है। तो 5 को 25 कैसे बनाए, 5 से गुना करके। तो हम अगर 3 में 5 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 15। और 2 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। अब देखिए इसका कहानी हो गया ख़त्म। अब देखिए मिल्क कितना हो गया, दूध 15 लीटर और पानी कितना हो गया, 10 लीटर। 15 और 10 मिलकर कितना हो गया, 25 लीटर। तो 3:2 का यही मतलब था कि यह 3 है तो ये 2 है, 3 पार्ट है, ये 2 पार्ट है। ठीक है, 3:2 था तो 3 और 2 मिलकर कितना होता है, 5। लेकिन यहाँ पे बोला है 25, तो 5 को 25 बनाने के लिए 5 से गुना, तो इसमें भी 5 से, इसमें भी 5 से गुना कर दीजिए। दूध आ गया 15 लीटर और पानी आ गया कितना, 10 लीटर। अब बोल रहा है कि मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाए। अब इसमें हम पानी मिला रहे हैं तो याद रखिए पानी यही है ना, 10 लीटर। इसमें हम कुछ पानी मिला रहे हैं तो मान लीजिए कि हम x लीटर पानी मिला रहे हैं। क्वेश्चन है कि मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाए, कितने लीटर पानी मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में 50% पानी हो, ताकि जो फाइनल हमारा मिश्रण बने इसमें 50% पानी हो, इसमें 50% पानी हो। अच्छा ये बताइए, जब 50% पानी होगा तो दूध कितना होगा, दूध भी तो 50% होगा, तब ना 100% बनेगा। अगर पानी रहता 20% तो दूध कितना रहता, 80%, तब ना 100% बनता। अगर ये रहता 40% तो ये रहता 60%, तब ना मिलकर पूरा मिश्रण 100% होगा। तो बोल रहा है कि परिणामी मिश्रण में 50% पानी हो, मतलब 50% पानी है तो दूध भी कितना है, 50% ही। अगर हम इसको काटेंगे तो 50 से 50 कट ही जाएगा एक बार में, यानी एक ये भी आया, एक ये भी आया। चलिए अब देखिए, अब यहाँ समझने वाली बात है कि हम मिश्रण में मिला कितना रहे, मिला क्या रहे, मिला तो पानी रहेगा ना। 10 लीटर पहले पानी था लेकिन उसमें हम पानी मिला दिए हैं तो पानी ना बढ़ा होगा, दूध बढ़ा होगा, दूध तो सेम होगा। मिश्रण में हम पानी मिलाए हैं तो पहले जितना दूध था, दूध तो अभी भी उतना ही रहेगा। देखिए पहले दूध कितना था, 15 लीटर। हाँ तो अभी भी दूध कितना ही रहना चाहिए, 15 लीटर। और अभी दूध है कितना, 1 लीटर दूध, 1 लीटर पानी। तो हम 1 को 15 बनाते हैं, ये क्या है, दूध है पानी ना है, 1 लीटर दूध 1 लीटर पानी है। तो हम इसको क्या करें, 15 लीटर बनाना है। पहले दूध कितना था, 15 लीटर, तो अभी इसको 15 बनाएंगे तो 1 को 15 बनाने के लिए 15 से गुना, तो 1 में 15 से गुना करेंगे 15, तो इसी 1 में 15 से गुना करेंगे तो 15। अब देखिए 15 लीटर पहले दूध, अभी 15 ही लीटर पानी, पहले 10 लीटर अब पानी 15 लीटर। मतलब जो ये 5 लीटर एक्स्ट्रा है, ये 5 लीटर एक्स्ट्रा क्यों है, क्योंकि यही 5 लीटर हम एक्स्ट्रा मिलाए हैं। समझ में आया? मिश्रण में कितना लीटर पानी मिलाया जाए, तो पहले तो मिश्रण में 10 लीटर पानी था, 15 लीटर दूध था। दूध के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, दूध 15 था तो अभी भी 15 ही रहना चाहिए। तो 1 में 15 से गुना करेंगे तो 15, तो 1 में 15 से गुना करेंगे तो 15। तो अब पानी 15 हो गया, पहले पानी 10 था, पानी 15 हो गया, तो कितना भरा, 5 लीटर। तो यही तो पूछ रहा है कि कितना ऐड हुआ, तो 5 लीटर ऐड हुआ होगा।
तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था मिक्सर, थोड़ा आसान ही रखे हैं, पहला मौका है। हाँ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाते चले जाएंगे। आज थोड़ा इजी है, और इजी है मतलब ये नहीं है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, पर थोड़ा इजी रखे है आज। जैसे जैसे आगे जाएंगे 5वां 6वां मॉक तक पहुँचते पहुँचते हमारा लेवल काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 11 से विभाज्य है। और आपको हर वैरायटी का क्वेश्चन मिलेगा, अरिथमेटिक, एडवांस, सारा कुछ एकदम बैलेंस करके हम क्वेश्चन बनाए हैं। बड़ी मेहनत लगा है एक एक क्वेश्चन चुनने में। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 11 से विभाज्य नहीं है, कौन सा 11 से विभाज्य नहीं है। तो क्या करेंगे हम, भाग दे देकर चेक करें? बिल्कुल भी नहीं। 11 से विभाज्यता का एक नियम है शॉर्टकट। जैसे देखिए, नंबर है, जैसे यहाँ यहीं पे देखते हैं। जैसे पहला नंबर क्या है, 1 7 3 5 6 2 4, ये हमारा पहला नंबर है, ये वाला। इसको हम चेक करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। ये वाला नंबर, फिर एक छोड़ के ये वाला नंबर, फिर एक छोड़ के ये वाला नंबर, फिर एक छोड़ के ये वाला नंबर, एक एक छोड़ना है और सबको जोड़ना है। 4 6 10 3 13 1 14, 14 आया। एक एक छोड़कर सबको जोड़ लेना है, और फिर जिसको छोड़े उस सबको जोड़ लेना है। 2 5 7 7 14, इधर भी 14 आता है। फिर दोनों को घटाएंगे, घटाने के बाद कितना आ रहा है, 0। पहले क्या करना है, जोड़ना है। किसको जोड़ना है, एक एक अंक छोड़कर, इसको 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 एक एक छोड़कर, और फिर जिसको छोड़े उसको जोड़ना है। और जब दोनों को घटाएंगे, दोनों के जोड़ को, तो अगर 0 आता है या 11 आता है या 22 आता है या 33 आता है, मतलब जो 11 से कटता है या 0 आता है, तो अगर 0 आए, 11 आए, 22 आए, 33 आए, तो वो नंबर, यह नंबर किससे कटेगा, 11 से कटेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि कौन सा संख्या 11 से विभाज्य नहीं है, तो ये तो विभाज्य है, तो ये आंसर नहीं होगा। अगला चेक करते हैं, अगला भी वही, देखिए कैसे करेंगे। 3 5 8, एक एक छोड़कर, 8 5 13, 13 आता है। इसके आगे तो कुछ है ही नहीं है, तो छोड़ दिए। चलिए, अब जो छोड़े हो, 6 2 8 7 15, 15, 13 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। माइनस प्लस हमको नहीं देखना है, बस ये देखना है कि 2 आया। 2 न 0 है, न 11, न 12, न 22, न 33, तो 2 आया। क्या 2 11 से कटता है, नहीं कटता है, मतलब ये संख्या भी 11 से नहीं कटेगा। पूछ क्या रहा है कि कौन सा संख्या 11 से विभाज्य नहीं है, तो ये विभाज्य नहीं है। आंसर क्या होगा, यही होगा। हमारा आंसर आ गया। लेकिन आगे हम और चेक कर लेते हैं, एग्जाम में चेक नहीं करेंगे, यहाँ समझाने के लिए कर रहे हैं। अगला नंबर चेक करते हैं। 9 5 14, 14 और 0 14, 14 1 15। अब ये करते हैं, 2 4 6, 6 और 9 15। देखिए, 15 में से 15 घटा कितना आया, 0, मतलब ये संख्या भी 11 से कटेगा। अब ये करते हैं, देखिए एक एक छोड़कर, ये ले लिए, फिर एक छोड़ दिए, 8 3 11, फिर एक छोड़े, 11 6 17, फिर एक छोड़े, 17 1 18, माइनस जो छोड़े हैं उसको, 0 और 1, 1 और 6 कितना आता है, 7 7। 18 में से 7 घटा तो कितना आएगा, 11। हम क्या बोले थे, या तो 0 आए या 11 आए या 22 आए या 33 आए, तो 11 आया। 11 आया मतलब यह संख्या 11 से कटेगा। यह भी कटेगा, यह भी कटेगा, यह भी कटेगा, यह नहीं कटेगा, मतलब यही आंसर होगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, सरल कीजिए। इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान है। पहले बोर्ड मास है, बोर्ड मास में आपको पता ही होगा, BODMAS। पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर O मतलब ऑफ मतलब का, D मतलब डिवीजन मतलब भाग, M मतलब मल्टीपल मतलब गुना, फिर A मतलब जोड़, फिर S मतलब घटा। सबसे पहले ब्रैकेट करते हैं, फिर ऑफ करते हैं, फिर भाग करते हैं, फिर गुना, फिर जोड़ घटा। आ जाइए, 13 भागा 13 ऑफ 13 जोड़ 13 बटा 13 भागा 13 गुने 13 जोड़ 13। इसका मतलब बट्टा होता है
अब देखिए पहले हम ऑफ करेंगे, ऑफ 13 ऑफ 13, ऑफ मतलब होता है गुना, तो 13 से गुना करेंगे तो देखिए 13 भागा 13 में 13 से गुना करेंगे तो 1 6 9 होता है, प्लस है तो प्लस 13 बटा 13 में 13 से भाग करेंगे तो 1 गुने 13 प्लस 13। अब इसको क्या 13 भागा 1 6 9 मतलब 13 भागा 1 6 9 प्लस 13। एक एक स्टेप हम कर रहे हैं, एग्जाम में आप स्टेप गैप कर सकते हैं। 1 में 13 से गुना करेंगे तो 13 प्लस 13, हम समझाना है ना, काटेंगे 13 कहीं 13 ये कटेगा 13 बार में तो क्या आया यहाँ पर आया 1 बटा 13 प्लस 13 बटा 13 13 26। अब देखिए हम ऊपर वाले को इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 13 में 13 से गुना करेंगे तो 169 में 1 जोड़ेंगे तो 170 बटा 13। ऊपर वाले को सॉल्व किए तो इतना आया, और बटा 26 पहले से तो बटा 26, बटा 26 है तो गुना में 26 कर दिए। कटेगा 2 से कटेगा कितने बार में 85 बार में 2 से कटेगा 13 बार में, तो कितना आंसर आया 85 बटा 169, यानी 85 बटा 169 हमारा आंसर। तो यह बोर्ड मास का सिंपल क्वेश्चन था, उतना ज़्यादा लेंदी नहीं था। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन साधारण ब्याज का इसमें भी देखते होइएगा कुछ कुछ बहुत आसान है, कुछ कुछ थोड़ा अच्छे लेवल का है। तो वैसे ही हर वैरायटी का क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है। कोई कोई क्वेश्चन 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, इतना ईजी आएगा, कोई थोड़ा 1-2 मिनट भी लग जाता है। देखिए दिशा ने वार्षिक साधारण ब्याज पर 9 वर्ष के लिए 20,000 रुपये की राशि का निवेश किया और 33,500 की कुल धनराशि प्राप्त की। ब्याज की दर क्या है? देखिए दिशा है 20,000 रुपया कहीं पे निवेश किया, मतलब किसी को दे दिया, और 9 साल में उसको कितना मिल गया 33,500 मिला। तो पूछ रहा है कि ब्याज का दर कितना था। बहुत आसान है, ब्याज का दर मतलब आर निकालना है, फॉर्मूला आप सही कर लेंगे। देखिए पहले हम निकालते हैं ब्याज कितना मिला। ब्याज कितना मिला 20,000 रुपया था, 33,500 मिला, मतलब एक्स्ट्रा कितना मिला 13,500, यही तो ब्याज है। देखिए क्या है साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज का फॉर्मूला सबको पता होगा, बच्चे से पढ़ते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। बिना फॉर्मूला से इसको किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी उतना ही टाइम लगेगा, 2 सेकंड कम लगेगा। तो क्या फ़ायदा 2 सेकंड बचा कर। अपना बेसिक जो होता है ना, बेसिक हथियार, हमेशा इसको बेसिक हथियार को मजबूत करके रखा कीजिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोई ट्रिक काम नहीं करता है, वहाँ पे बेसिक ही चलाना पड़ता है। तो बेसिक को हमेशा बना कर रखिए। साधारण ब्याज कितना है 13,500, तो 13,500 मूलधन कितना है 20,000, ये मूलधन है ना। मूलधन मतलब मूलधन जो मेन रुपया था, तो 20,000 था ना, 20,000 4 को 0। समय कितना, समय तो 9 वर्ष दिया ही है। दर कितना, देखिए ब्याज की दर क्या है, दर ही तो निकालना है, तो दर को x मानेंगे बटा 100। 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 2 0 यहाँ भी है, 2 0 से 2 0 भी कट गया, कितना आया 135 बराबर 2 गुने 9 गुने x। यहाँ पे भी काट सकते थे, लेकिन यहाँ नहीं काटे, कचरा हो जाता। फिर यहाँ काट लेते हैं 9 से, कितने बार में 9 एकम 9 4 5 45, 9 5 45, तो x बराबर कितना आ गया 15 बटा 2। 15 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 7.5%, और यही 7.5% आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो एग्ज़ाम में ऐसे मेथड यही है, लेकिन एग्जाम में हमें ब्याज थोड़ी लिखेंगे कि ब्याज 13,500 है, फॉर्मूला थोड़ी लिखने जाएंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। एग्जाम में थोड़ी करेंगे, एग्जाम में तो सीधा देखेंगे 20,000 है, 33,500 मिला, तो ब्याज कितना हो गया 13,500, तो ब्याज बराबर मूलधन की जगह पे इतना, समय की जगह 2x बटा 100, और ये सॉल्व कर लेंगे। कितना समय लगेगा 20 से 30 सेकंड। और एग्जाम में फार्मूला ये नहीं लिखना था, ये नहीं फार्मूला नहीं लिखना था, बस इतना करना था। इतना करने में 20 से 30 सेकंड ही लगता है, ज़्यादा नहीं लगता।
और अगर 30-40 सेकंड में क्वेश्चन हो गया तो और क्या चाहिए। अब देखिए टाइम एंड वर्क का है, हर वेराइटी का क्वेश्चन है। ए किसी काम को 36 दिनों में कर सकता है, तो ऐसे लिखेंगे ना, ए एक काम को 36 दिन में करता है जबकि बी इसे 48 दिन में कर सकता है। बी कितना दिन में? 48 दिन में। बी 12 दिन काम करके छोड़ दिया, शेष काम को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे? एलसीएम मेथड, हाँ 36 और 48 का एलसीएम कितना होगा? 36 और 48 का निकाल लेते हैं साइड में, 12 से, 12 तिया 36, 12 चौक 48, कितना आएगा? 12 गुने 3 गुने 4 गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 12 में से 12 से गुना करेंगे तो 144 है। अब देखिए, अब हम इसमें इसे भाग देते हैं, तो हम भाग कैसे देंगे? देखिए ये 36 है, ये 36 है, 12 तिया 36, 36 का 36 हो गया, बच गया 4, तो यहाँ 4 डाल देंगे, इसलिए हम गुना नहीं किए। देख रहे हैं कैसे करना है, यही सब होता है थोड़ा बहुत शॉर्टकट। अगर 144 करेंगे तो फिर दिक्कत होगा, इसीलिए हम दोनों लिखे हैं, पूरा गुना नहीं करके लिखे। 36 है तो 12 तिया 36 तो वही गया, बच गया ये 4, तो ये 4 यहाँ होगा। अब यहाँ 48 है तो देखिए 12 चौक 48 हो गया, बच गया 3, तो यहाँ 3 डाल देंगे। ये क्या है? 4। 4 का मतलब है कि ए एक दिन में कितना काम करता है? 4। तो 3 का क्या मतलब है? 3 का मतलब है बी एक दिन में कितना काम करता है? 3। अब देखिए बी 12 दिन काम करके छोड़ दिया, बी 12 दिन काम करके छोड़ दिया। देखिए बी एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम। हम क्या बोले हैं कि इसका मतलब क्या है कि बी एक दिन में 3 काम करता है, इसका मतलब क्या है कि ए एक दिन में 4 काम करता है। बी 12 दिन काम करके छोड़ दिया, देखिए बी एक दिन में 3 काम करता है, एक दिन में 3 काम करता है, तो बी 12 दिन में कितना काम करता होगा? 36 काम। बी एक दिन में 3 काम करता है तो 12 दिन में कितना काम करता होगा? 36 काम। तो टोटल काम कितना है? 144। ये जो होता है वो टोटल काम होता है, टोटल काम 144। टाइम एंड वर्क हम आपको पढ़ा नहीं रहे, अगर टाइम एंड वर्क हम आपको चैप्टर पढ़ाते तो पूरा सारा कुछ बताते कि क्या कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो थोड़ा बहुत बता कर आगे निकलेंगे। टोटल काम 144 है, बी 12 दिन काम करके छोड़ दिया, तो 12 दिन में कितना काम किया? 12 तिया 36 काम। तो 144 में से 36 काम करके बी छोड़ दिया, तो बी का काम घटा देते हैं। 14 में से 6 गया 8, ये बच गया 3 में से 0, 3 गया 0, 108 का। बी 12 दिन काम करके छोड़ दिया, मतलब बी 36 काम करके छोड़ दिया, अब काम बचा ये इतना काम बचा। तो पूछ रहा है शेष काम को पूरा करने में ए कितना दिन लगेगा? शेष काम कौन है? 108, 108 ए कितना दिन में करेगा ये बताइए। अब देखिए ए एक दिन में 4 काम करता है, ए एक दिन में 4 काम करता है, तो इतना काम 108 काम करने में कितना दिन लगेगा? तो इसको 4 से भाग कर दीजिए, तो कितना होगा? 4 दूना 8, 2 8 28, 4 7 28, 27 दिन आंसर। ज़्यादा हार्ड नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम में तो अच्छा स्टूडेंट क्वेश्चन छोड़ देता है। यदि ये इतना का गुणनखंड है तो के का मान क्या है? यदि x - 2 इतना का गुणनखंड है तो के का मान क्या है? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है याद रहे कि गुणनखंड है, याद रहे ये गुणनखंड है। गुणनखंड जब भी दिखे तो क्या करना है? इसको भी 0 के बराबर कर देना है और इसको भी 0 के बराबर कर देना है। हम पहले इसको 0 के बराबर करते हैं। पहले क्या करेंगे? x - 2 को 0 के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर कितना आएगा? -2 इधर आएगा तो +2, x कितना आ गया? 2। जब भी बोले कि कोई नंबर किसी नंबर का गुणनखंड है, ये गुणनखंड है बोले, तो दोनों को 0 के बराबर है। इसके बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 2 आ गया। अब इसके 0 के बराबर इसको करते हैं, 2x² प्लस 12 के x माइनस 25 के। अब इसको 0 के बराबर करते हैं कर दिए। अब x बराबर कितना है? 2, तो x की जगह पे 2 रख देते हैं, k का मान आ जाएगा। x की जगह 2 रखेंगे तो 2 गुने 2 का स्क्वायर प्लस 12 गुने k गुने 2। डायरेक्ट भी गुना कर सकते थे, स्टेप गैप कर सकते थे, 25 के बराबर 0, लेकिन हम स्टेप बाई स्टेप कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 12 दूना 24 के माइनस 25 के बराबर 0। 8 के 8, देखिए 24 के में से 25 के गया तो माइनस के बराबर 0, माइनस के उधर जाएगा तो
8 बराबर प्लस के, यानी के बराबर कितना आ गया 8, के बराबर 8। समझ में आया? जब भी बोले गुणनखंड है तो दोनों को 0 के बराबर कर देना है। बहुत आसान था, अच्छा था। अब देखिए 2 गुने 4 गुने 1 इकाई के आयामों वाले एक घनाभ को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। याद रखें, सबसे इम्पोर्टेंट कि जब भी किसी भी चीज़ को पिघलाकर नया चीज़ बनाया जाता है तो उसका आयतन समान होता है। ठीक, जब एक घन को पिघलाकर घनाभ बनाया जाए तो दोनों का आयतन सेम। जब एक बेलन को पिघलाकर शंकु बनाया जाए दोनों का आयतन सेम। जब भी एक चीज़ को पिघलाकर दूसरा चीज़ बनाया जाता है तो क्या होता है, दोनों का आयतन क्या होगा, सेम होगा। और जब एक बर्तन का सामान दूसरे बर्तन में डाला जाता है तो भी आयतन क्या होगा, समान। जैसे एक बाल्टी का पानी एक लोटा या ग्लास में डाला जाता है तो क्या होगा, दोनों का आयतन समान। तो ये चीज़ याद रखेंगे, क्वेश्चन बनाने में मदद मिलेगी। अब देखिए एक घनाभ को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, इसका मतलब है कि घनाभ का आयतन किसके बराबर होगा, घनाभ को पिघलाकर घन बनाया है तो मतलब घनाभ का आयतन किसके बराबर होगा, घन का आयतन का। घनाभ का आयतन घन का आयतन बराबर होगा। घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। और घन का आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब। अब देखिए ये क्या दिया है, 2 4 1, 2 4 1 दिया है, यही एल गुने बी गुने एच। हो सकता है ये लंबाई हो, ये चौड़ाई हो, ये ऊंचाई हो, या हो सकता है ये लंबाई हो, ये चौड़ाई हो, ये ऊंचाई हो, या हो सकता है ये लंबाई हो, ये चौड़ाई हो, ये ऊंचाई हो, कोई कुछ भी हो, हमको मतलब नहीं है। हमको बस इस चीज़ का मतलब है कि एल गुने बी गुने एच और एल गुने बी गुने एच है ना। तो एल गुने बी गुने एच की जगह कितना है, 2 गुने 4 गुने 1, और यहाँ क्या होगा 1 क्यों, 4 दूना है, यहाँ पे कितना आएगा 8, 8 बराबर 1 क्यों। 8 का मतलब क्या होता है, 2 गुने 2 गुने 2 बराबर 1 क्यों। तो यहाँ से 1 कितना आ जाएगा 2, लेकिन एक क्यूब है तो 2 आ जाएगा। एक एक स्टेप कर रहे हैं, आपको इतना करना नहीं रहता एग्जाम में। ए बराबर 2, यहाँ देखते ना ए क्यूब बराबर 8 है तो सीधा दिमाग में आ जाता है कि ए बराबर 2, तब ना 2 गुने 2 गुने 2 करते हैं तो 8 आता है। तो ए क्या है, ये घन का भुजा है, ये घन का भुजा था तो घन का भुजा कितना आ गया, ये घन का भुजा कितना आ गया 2। अब इस नए बने घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या फॉर्मूला है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। हाँ 6 गुने भुजा स्क्वायर तो क्या होगा 6 के 6 और भुजा का स्क्वायर, भुजा कितना है 2 मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 छक 24, मतलब इसका आंसर कितना होगा 24। ठीक है, समझ में आया। जब भी घनाभ को पिघलाकर घन बनाया मतलब दोनों का आयतन सेम, आयतन समान कर दिया तो निकल गया। अब देखिए ये भी क्षेत्रमिति का ही क्वेश्चन है। एक समलंब आकार के खेत का क्षेत्रफल इतना है, मतलब समलंब मतलब समलंब चतुर्भुज जानते हैं, ऐसा होता है। इसमें दिया भी है कहीं बन जाए, समलंब नहीं है, चलिए इसको छोड़ते हैं, इसको मिटाते हैं फिर से बनाते हैं। ऐसे होता है, ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे, ये हो गया समलंब। आगे चलिए ए बी सी डी को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज। इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल इतना है 1720 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। इसकी समांतर भुजा के बीच की दूरी 40 है। देखिए इसका समांतर भुजा कौन है, समांतर मतलब ये और ये दोनों समांतर है। समलंब चतुर्भुज का क्या होता है, एक जोड़ी समांतर भुजा मतलब ये और ये क्या है समांतर है, और इस दोनों के बीच की दूरी कौन है, यही है ना। तो ये कितना दिया है 40। देखिए इसकी समांतर भुजा के बीच की दूरी 40 है, मतलब ये और ये समांतर भुजा है और दोनों के बीच की दूरी कितना है 40 है। और समांतर भुजा में से एक की लंबाई 48 है और इस दोनों में से एक की लंबाई 48 है। हो सकता है ये 48 हो सकता है ये 48 हो, कुछ भी।
तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई, तो दूसरी समांतर भुजा का नहीं पता है तो इसको x मान लेंगे। एक समलंब चतुर्भुज जिसका क्षेत्रफल दिया है, उसका दोनों समांतर भुजा के बीच की दूरी 40 दिया है। समांतर भुजा में एक 48 है तो दूसरी कितना है, बहुत आसान है, डायरेक्ट फार्मूला। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला तो लगाना है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है, जो दिया रहेगा उसी पे काम करेंगे ना। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे समांतर भुजा का योग, 1/2 गुणे समांतर भुजा का योग गुणे ऊंचाई। क्या होता है 1/2 गुणे समांतर भुजा का योग गुणे ऊंचाई, तो 1/2 की जगह 1/2 समांतर भुजा का योग, समांतर भुजा का योग मतलब 48 और x का योग मतलब 48 प्लस x। 1/2 गुणे समांतर भुजा का योग, समांतर भुजा को जोड़ लिए और गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 40, यही ना ऊंचाई है, ऊंचाई यही है ना 40। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया कितना है 1720। समीकरण बन गया, इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आंसर। देखिए ऊपर वाले जीरो से ऊपर वाला जीरो कट गया, 2 से ये 2 कट गया क्रॉस, फिर ऊपर से ऊपर 2 कट गया, कितने बार में कटेगा 2 8 16, 2 6 12, 86 बार में, सही है ना। कितना आया 86 बराबर, इधर क्या बच गया 48 प्लस x बराबर क्या आएगा 86 में से 48 घटाएंगे, 16 में से 8 गया 8, 7 में से 4 गया 3, 38। ठीक है, सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक तो करना ही है, कमेंट कर दीजिए। और रिस्पांस अच्छा रहा, आप लोग अच्छा रिस्पांस दिए तो हम बताएंगे रीजनिंग भी स्टार्ट करेंगे, जीके भी स्टार्ट करेंगे, इंग्लिश भी, जो आपका डिमांड होगा सारा कुछ स्टार्ट यहाँ किया जाएगा। और वीडियो को जो भी आपके पढ़ाई से रिलेटेड वाला कुछ ग्रुप वगैरह हो वहाँ पे शेयर कर दीजिए। वीडियो शूट करने में काफ़ी मेहनत लगता है, PDF बनाना, एक एक क्वेश्चन चुन कर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ढूंढना, फिर वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे टाइप करना जो भी, फिर वीडियो शूट करना। अभी रात के लगभग 1:30 बजे 1:30 बजे वीडियो शूट कर रहे हैं, फिर अपलोड में लगाएंगे, मेहनत लगता है। हाँ, सारा काम करने में मेहनत लगता है। ये अभी हम सेकंड टाइम वीडियो शूट कर रहे हैं, एक बार किए हैं तो उतना अच्छा हुआ नहीं है, सोचा कि फर्स्ट वीडियो ख़राब नहीं जाना चाहिए, और बोलने का प्रैक्टिस भी नहीं है, गला में से आवाज़ नहीं निकल रहा है, इसीलिए थोड़ा स्लो भी आवाज़ थोड़ा लग रहा होगा, स्लो है। खांसी भी हो रहा है, तो देखते हैं अगला वीडियो बनेगा से इससे भी बेटर उसमें साउंड आएगा। अभी सेकंड टाइम शूट कर रहे हैं, 1-1.5 घंटा भी बोल लिए हैं, 1 घंटे का वीडियो था, ये भी हो सकता है 1 घंटे का जाए, फिर इतना बोलना पड़ रहा है, तो टाइम एनर्जी ख़त्म है, बोलने का भी उतना हैबिट है नहीं, धीरे धीरे लग जाएगा। चलिए, प्रॉफिट लॉस बोल सकते हैं इसको। एक पंखे के मूल्य में पहले 28% की कमी की जाती है। पहले क्या करते हैं 28% हम घटा देते हैं पंखा का मूल्य, फिर उसमें 35% बढ़ा देते हैं। पहले कहते हैं 28% घटाओ, और फिर बोलते हैं कि 35% प्लस कर दो, फिर 35% बढ़ा दो। यदि परिणामी मूल्य, जो फाइनल, परिणाम मतलब होता है फाइनल मूल्य कितना 1215 है, अभी फाइनल मूल्य इतना है, तो पंखे का मूल्य मतलब पंखे का स्टार्टिंग प्राइस कितना था, स्टार्टिंग प्राइस पूछ रहा है। देखिए क्या हुआ है, एक पंखा में पहले 28% घटा दिया है, फिर 35% बढ़ा दिया है, फाइनल तब जाके आपका मूल्य कितना है 1215, तो इसका पहले मूल्य कितना था ये बताना है। तो देखिए क्या करेंगे, पंखा का मूल्य 28% कमी हुआ है, 28% कमी का मतलब अगर मान लेते हैं पहले उसका मूल्य 100 रुपया था, 100 रुपया था, 28 रुपया घट गया तो कितना बचा, 100 में से 28 घटाएंगे तो देखिए 28 और 2 कितना होता है 30, 30 और 70 कितना होता है 100, तो 100 में से 28 घटाएंगे तो कितना आएगा 72। हम ऐसे ही करते हैं, 28 घटाना है तो 28 और 2 कितना होता है 30, और 30 और 70 कितना 100। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 4 से काटेंगे तो 25, और 4 से काटेंगे तो 4, 4 एकम 4, 4 अठे 32, 18। देखिए हम यहाँ पे काटे हैं, चाहे तो हम पहले भी काट सकते हैं। देखिए परसेंटेज जब हम पढ़ेंगे या आप पढ़े होंगे तो परसेंटेज में आपको बताया होगा कि 35% का मतलब क्या होता है, 35% का मतलब होता है 35/100।
अगर हम 5 से काटेंगे तो 5 7 35 और 5 20 100। यानी बोल रहा है कि 35% बढ़ा है, 35% बढ़ा है। 35% बढ़ने का मतलब 20 से कितना हो गया 27। ये डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं आप। देखिए जैसे हम 28% घटा है ना, तो 28 मतलब 28% घटा है। 28% का मतलब कितना होता है, देखिए 28% का मतलब 28/100। 4 से काटेंगे तो 7 और 4 से काटेंगे तो 25। तो देखिए पहले 25 था, तो 25 में से 7 घटा तो कितना बचा 18। तो पहले 25 था तो अब 18। तो हम दोनों तरीक़ा से कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा क्या होगा, ये होगा ज़्यादा अच्छा। 28% को हम क्या लिख सकते हैं 28/100। 28/100 मतलब 7/25। अब बोल रहा है कि 28% घटाना है। घटाना है मतलब 25 पहले था और 25 में से 7 घट गया, कितना बच गया 18। हम यहाँ पे भी काट सकते हैं। देखिए पहले हम यहाँ काटे हैं 100 से 72 हो गया 100 मानकर, लेकिन 100 मानकर करेंगे यहाँ काटना होगा, ज़्यादा बेटर ये माना जाता है। अधिकतर टीचर ऐसे ही पढ़ाते हैं। 28% को कैसे कर लेंगे, पहले 28/100 कर लेंगे, पहले ही काट लेंगे। ऐसे ही 35% मतलब 7/20। तो यहाँ पे बढ़ाना है, प्लस है ना तो प्लस करेंगे। 20 से कितना हो गया 27। अब हम ओवरऑल देखते हैं। ओवरऑल में हम कटने वाला होता है अगर तो काट लेते हैं, नहीं कटने वाला होता है तो हम क्या करते हैं गुना करते हैं। ऊपर नीचे नहीं काटेंगे, ऊपर नीचे गुना होता है, क्रॉस काटेंगे अगर कटने वाला होगा तो। कटने वाला है 2 से, 2 9 18, 2 दाई 20। कटने वाला था काट लिए, नहीं कटने वाला होता तो ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। 25 में 10 से गुना करेंगे तो 250। 27 में 9 से गुना करेंगे तो 27 गुना 9। गुना नहीं करेंगे क्योंकि बाद में काटना होगा। जो ये आता है ना, ये आपका फाइनल प्राइज आता है। फाइनल प्राइज मतलब वही जो परिणामी मूल्य ये आता है। और ये वाला क्या आता है स्टार्टिंग वाला, स्टार्टिंग प्राइज। शुरू में कितना था, स्टार्टिंग प्राइस मतलब मूल्य। ये शुरू वाला है और ये अंत वाला है। देखिए अंत वाला कितना है 27 गुने 9, और 27 गुने 9 का मान कितना दिया है 1215। यही बोला है ना कि अंत वाला मूल्य 1215, तो अंत वाला तो ये 1215। तो 27 गुने 9 का मान इतना है, तो एक का मान कितना होगा, काट देते हैं ना 1215/9 गुने 27। ये 100% कटेगा क्योंकि दशमलव में आंसर नहीं है। 9 से कटेगा 9 एकम 9, 3 1 31, 9 3 27 और 9 5 45। ये भी कटेगा 9 3 27, 9 1 9 9 5 45। 3 से कटेगा 15 12 5 12 5 आया। एक का मतलब 5 आया, तो 250 का मतलब कितना आएगा 250 गुने 5। गुना करेंगे तो 0 का 0, 25 पंचे 125 मतलब 1250। कहाँ गया 1250 इसका आंसर है। समझ में आया। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। कई बार ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा। ये क्वेश्चन तो हमको लग रहा है 50+ बार आया है एग्जाम में। किस में नहीं आया है, प्री में नहीं आया है कि CGL मेंस में नहीं आया है कि MTS में नहीं आया है कि GD में नहीं आया है। CGL मेंस में भी आया था ये 2022 CGL 2022 मेंस में आया था। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है कि कहीं नहीं इसी टाइप का मतलब सेम क्वेश्चन ही आया था। देखिए एक छात्र को संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान में क्रमशः इतना 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 और इतना अंक प्राप्त होता है। देखिए क्रमशः मतलब लाइन से, मतलब संस्कृत में कितना 62, संस्कृत के बाद इंग्लिश, इसके बाद मैथ, इसके बाद सामाजिक विज्ञान SST, उसके बाद कंप्यूटर। संस्कृत में 62, उसके बाद 58 लाइन से लिख लिए, उसके बाद 72, उसके बाद फिर 58 और उसके बाद 83। अब बोल रहा है गणित, सामाजिक विज्ञान और कंप्यूटर में औसत अंक संस्कृत, अंग्रेजी और गणित के औसत अंक से कितना अधिक है, गणित, सामाजिक विज्ञान और कंप्यूटर का औसत अंक मतलब एवरेज निकालना है। किसका किसका, गणित का, मैथ का, गणित का, सामाजिक विज्ञान और कंप्यूटर। निकाल लेते हैं औसत। 72 + 58 + 83। औसत निकालने के लिए सबको जोड़कर जितना संख्या है उतना से भाग, 1 2 3 है तो 3 से भाग। 8 2 10 3 13 के 3 हाथ में 1 8 1 9 5 14 26 1 21 बटा 3, ये 3 7 21, 3 1 3 71 आया।
गणित, सामाजिक विज्ञान और कंप्यूटर का निकाल लिए। अब किसका निकालना है? संस्कृत, अंग्रेजी और गणित। संस्कृत का कितना? 62, अंग्रेजी का 58, ये 62 58 और गणित का 72। इसका औसत कितना होगा? 8 2 10, दोबारा के 2, हाथ में 1, 7 1 8, 6 14, 14 5 19 बटा 3 कितना होगा? 3 6 18, 3 6 42, 64। पूछ रहा है कि ये इससे कितना अधिक है? कितना अधिक है? 11 में से 4 गया 7, 7 ही अधिक है ना? 7 अधिक है, हो गया खत्म। एवरेज का क्वेश्चन था ये। देखिए ये क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक 360 मीटर लंबी ट्रेन। देखिए एक 360 मीटर की ट्रेन है, ये 360 मीटर की ट्रेन है, मीटर में दिया है और किलोमीटर प्रति घंटा है, चेंज करना होगा। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही एक दूसरी रेलगाड़ी। एक दूसरी रेलगाड़ी है जो विपरीत दिशा में, ये इधर जा रहा है और विपरीत दिशा मतलब इधर से कोई आ रहा है, इधर से कोई आ रहा है और इसका स्पीड कितना है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही एक दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करता है। ये ट्रेन इस ट्रेन को कितना सेकंड में पार करता है? 12 सेकंड में पार करता है। तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, इसका लंबाई दिया, इसका लंबाई नहीं दिया, तो इसको मान लें x मीटर, मीटर में पूछ रहा है। देखिए ये सेकंड में दिया है, ये मीटर में दिया है और ये किलोमीटर घंटा है। तो किलोमीटर घंटा को क्या करना होगा? मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, क्योंकि फाइनली सेकंड और मीटर में दिया है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। आ जाइए क्वेश्चन पे। देखिए जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करता है ना, तो जो दूरी हो जाता है वो जुट जाता है। ये फार्मूला आपको पता होगा। दूरी बराबर क्या फार्मूला होता है? यहाँ नहीं करते, यहाँ लिखता है। अरे अरे इसको करना था ना। दूरी फार्मूला क्या होता है आपको पता होगा? दूरी बराबर चाल गुने समय। पता है ना? दूरी बराबर चाल गुने समय। एक मिनट, पैर भी दिख गया बैठे बैठे। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। बस इसी पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करता है तो क्या होता है? दूरी दोनों ट्रेन की लंबाई जुट जाता है। तो इसका लंबाई कितना है? 360 और इसका लंबाई कितना? x। तो दोनों जुट जाएगा, मतलब दूरी की जगह पे कितना आ जाएगा? 360 प्लस x। दूरी बराबर, समझ में आया? जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करता है, एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करेगा, ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, दूसरे को पार करेगा तो ये भी पूरा जाएगा, ये भी पूरा जाएगा, मतलब दोनों का दूरी जुट जाएगा, मतलब दूरी जुट गया। अब आया चाल। तो देखिए चाल क्या होता है। आप देखे होंगे कि अगर आप एक ट्रेन में इधर से जा रहे हैं, हाँ, और एक दूसरा ट्रेन इधर से आ रहा है। देखिए आप एक ट्रेन में इधर से जा रहे हैं और एक दूसरा ट्रेन इधर से आ रहा है, तो आपको लगता है ना कि वो ट्रेन, दूसरा ट्रेन बहुत फास्ट गुजरा है। ऐसा होता नहीं है। वास्तव में क्या होता है कि आपके ट्रेन का स्पीड और उसके ट्रेन का स्पीड दोनों क्या होता है? जुट जाता है। जब दो ट्रेन अपोजिट साइड से आता है, एक ट्रेन मान के चलिए इधर से जा रहा है और एक ट्रेन इधर से आ रहा है, तो क्या होगा? जो दोनों ट्रेन का चाल होता है जुट जाता है। और अगर आपका ट्रेन भी उधर ही जा रहा है और एक और ट्रेन इधर भी जा रहा है, तो दोनों का चाल क्या होता है? घट जाता है। जब समय, दूरी, रेलगाड़ी ये सब पढ़िएगा तो वहाँ पे अच्छे से बताया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों ट्रेन, एक ट्रेन इधर जा रहा है, एक ट्रेन इधर जा रहा है, मतलब दोनों विपरीत दिशा में जा रहा है, इधर इधर। तो यहाँ पे क्या होगा? दोनों का चाल जुट जाएगा। इसका चाल कितना है? 108 और इसका चाल कितना है? 90। दोनों का चाल जुट जाएगा। देखिए दूरी तो हमेशा जुड़ता है, जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को पार करता है दूरी हमेशा जुड़ता है, लेकिन चाल जब दोनों विपरीत दिशा से आ रहा हो जुटेगा, एक ही दिशा में जा रहा हो तो घटेगा। अब देखिए ये चाल है, चाल किस में दिया है? किलोमीटर प्रति घंटा में। हम क्या बोले हैं कि देखिए मीटर में दिया है, सेकंड में दिया है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करना होगा? 5/18 से गुना। 5/18 से गुना क्यों किया? क्योंकि आंसर मीटर में देना है, टाइम सेकंड में दिया है, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना था। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। दूरी बराबर चाल गुने समय। समय कितना है? 12 सेकंड।
हो गया, कटापिटी मचाना है, कटेगा। चलिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। 360 प्लस एक्स, दोनों को जोड़ ही देते हैं ना। 8 में 0 जोड़ेंगे 8 और 10 9 19 198 इन्हें 5 बटा 18 गुने 12 कटेगा ही। 18 कम 18, 18 कम 18। अब आगे क्या होगा? 360 प्लस एक्स बराबर 12 में 5 से गुना करेंगे तो 12 पंचे 60, 60 और 60 में 11 से गुना करेंगे तो 660। यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 660 में से 360 गया गया 300। एक्स बराबर कितना आया? 300। समझ में आया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब मिटा दिया, ठीक है, समझ में आ गया? एक ही कंसेप्ट है, दूरी बराबर है, ये भी मिट गया, दूरी बराबर चाल गुणे समय, बस इसी पे सॉल्व करना है। दूरी जुड़ जाएगा और चाल जाएगा। अब देखिए, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 9, 24 और 80 इकाई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक त्रिभुज है, इसकी 3 भुजा, एक भुजा 9 है, एक भुजा 24 है और एक भुजा एस है। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। मतलब पूछ रहा है कि तीसरी भुजा जो एस होगा ये 15 से बड़ा होगा 33 से छोटा होगा, या एस है 15 से छोटा होगा 33 से बड़ा होगा, या दोनों सही है या कोई सही नहीं है, क्या होगा? देखिए एक बात बताते हैं। त्रिभुज का जो तीसरा भुजा होता है ना, तीसरा भुजा, देखिए त्रिभुज का जो तीसरा भुजा होता है वो हमेशा दो भुजा के योग, दो भुजा के योग से ये क्या होता है? छोटा होता है। त्रिभुज के तीसरा भुजा जो होगा, त्रिभुज का तीसरा भुजा वो हमेशा, देखिए दो भुजा को हम मिला देंगे, देखिए दो भुजा को हम मिला देंगे, दोनों को दो भुजा को जोड़ देंगे तो वो हमेशा उसके तीसरा भुजा से बड़ा होगा। समझ में आया? मतलब तीसरा भुजा इसका कौन है? एस तीसरा भुजा इसको मान लेते हैं, तो ये हमेशा क्या होगा? दोनों भुजा का योग, योग मतलब 9 + 24, यानी एस हमेशा छोटा होगा। किससे छोटा होगा? 9 + 24 मतलब 33। एस का मान क्या होगा? हमेशा 33 से छोटा ही होगा। यानी एस होगा तो ये 34 कभी नहीं हो सकता, ये 9 24 34 कभी नहीं होगा, या तो 33 भी कभी नहीं होगा, 33 हमेशा छोटा ही होगा। मतलब ये 32 हो सकता है, ये क्या हो सकता है? एस 32 हो सकता है, 31 हो सकता है, 30 हो सकता है, छोटा होगा। और कितना छोटा होगा? क्या 2 हो सकता है? 3 हो सकता है? तो इसका एक और चीज़ है। अब देखिए फिर त्रिभुज के तीसरा भुजा, ये थोड़ा टफ लेवल आ गया, ये इतना आसान नहीं है, हाँ सबको समझ नहीं आएगा। त्रिभुज का जो तीसरा भुजा होगा वो हमेशा बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है? दो भुजा के अंतर से, दो भुजा के अंतर से, ये याद रखना है। त्रिभुज के तीसरा भुजा मतलब एस किससे बड़ा होगा? दो भुजा के अंतर मतलब दोनों के अंतर, मतलब 24 में से 9 को घटाएंगे तो एस का मान हमेशा बड़ा होगा। 24 में से 9 गया तो 15। मतलब जो एस होगा वो 15 से बड़ा होगा और 33 से छोटा होगा। देखिए एस 15 से बड़ा है, 33 से छोटा है, मतलब यही आंसर है। इसका मान 15 से बड़ा होगा 33, तो इसका मान क्या क्या हो सकता है? इसका मान 15 से बड़ा मतलब 16 हो सकता है, 17 हो सकता है, 18 हो सकता है, ये 77 नहीं है, ये 16 हो सकता है, 17 हो सकता है, 18 हो सकता है, डॉट 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 कहाँ तक हो सकता है? 31 32 तक हो सकता है। 33 होगा? 33 नहीं होगा, 33 से छोटा होगा। 15 हो सकता है? 15 नहीं हो सकता, 15 से बड़ा होगा। 16 और 32 के बीच में होगा। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। आते हैं, यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का परिधि इतना है। देखिए शंकु क्या होता है? ये शंकु होता है, मतलब बड़े वाला टॉपी। तो बोला है कि इसका ऊंचाई कितना है? 24, मतलब ये इसका ऊंचाई होता है, ये कितना है? h बराबर 24। ये कितना है? 24। इसका ऊंचाई कितना है? 24। और लंबवृत्तीय शंकु के आधार का परिधि 42। देखिए
ये शंकु मतलब बर्थडे वाला टोपी, तो इसका आधार कैसा होता है, ऐसा ही होता है ना, वृत्त के जैसा, फिर इस पे ऐसे रहता है, फिर ऐसे रहता है। मतलब आधार का परिधि कहने का मतलब आधार इसका वृत्ताकार होता है, वृत्त का परिधि, डायरेक्ट नहीं बोला है वृत्त का परिधि। जब भी बोले शंकु के आधार का परिधि, जब भी बोले बेलन का आधार का परिधि, तो हम क्या मानेंगे कि शंकु के भी आधार वृत्ताकार होता है और बेलन का आधार भी वृत्ताकार होता है, मतलब यह बेलन का वृत्त का परिधि है। तो वृत्त का परिधि मतलब क्या होता है, 2πr। क्या दिया है, आधार का परिधि 42π, आधार का परिधि मतलब वृत्त का परिधि, और वृत्त का परिधि मतलब 2πr, और 2πr ही कितना दिया है, 42π। आधार का परिधि 42π मतलब 2πr 42π। पाई से पाई गया, 2 से 21 पर में गया, आर कितना आया, आर 21, ऊंचाई 24 दिया है। शंकु का आयतन क्या है, शंकु का आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन मतलब 1/3πr²h, मतलब 1/3 पाई की जगह 22/7, r² आर की जगह 21 × 21 और h की जगह 24। देखिए 17 से 21 गया, क्या बच गया, बच गया 22 × 21 × 24। तीनों को गुना करना होगा, आंसर काफ़ी लंबा है, गुना करेंगे। एक चीज़ हमको दिख गया, एक चीज़ हमको दिख गया, और वही चीज़ देखिए इकाई अंक, देखिए इसका 4 है इकाई अंक, इसका 1 है इकाई अंक, किसका 2 है। इकाई अंक को गुना करते हैं, देखिए 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, और 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8, मतलब इकाई का अंक 8 आ रहा है। आंसर वही होगा जिसका इकाई का अंक 8 है। इकाई का अंक देखिए 4 है, होगा नहीं होगा, इकाई का अंक 8 है, होगा, इकाई का अंक 1 है, नहीं होगा, इकाई का अंक 1 है, नहीं होगा। तो एग्जामिनर भी ये नहीं चाहता था कि बच्चा गुना करे, एग्जामिनर भी यही चाहता था कि बच्चा को ये चीज़ पता है कि नहीं। अगर आप गुना करते तो 30-40 सेकंड आपका एक्स्ट्रा लग जाता, इसको इससे गुना करो, फिर इसको इससे गुना करो, 1 मिनट तक लग जाता। शॉर्टकट यही है, इकाई का अंक यूनिट डिजिट, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, फिर 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8। तो यहाँ इकाई अंक 8 आ रहा है, मतलब यहाँ भी इकाई अंक 8 आएगा, 8 एक ही जगह है, मतलब यही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रफ चीज़ मिटा दे, कुछ रफ नहीं है। आ गया, इतना और इतना का तृतीय अनुपात, बताया था ना कि 3 होता है, एक मध्य अनुपात, एक तृतीय अनुपात, एक चतुर्थ अनुपात। तो इससे पहले हम किए थे मध्य अनुपात, यहाँ आ गया तृतीय अनुपात, और अगले मॉक में हम चतुर्थ अनुपात डालने का कोशिश करेंगे, मिलेगा तो। अब हम तृतीय अनुपात देखते हैं। तृतीय अनुपात का हम क्या बताए थे, तृतीय अनुपात, तृतीय समानुपात, समानुपात या अनुपात वही होता है। तीसरे समानुपात का मतलब क्या होता है, b² / a, b², ये क्या है, ये a है और ये b है। b² मतलब 45 का स्क्वायर, मतलब 45 × 45, और बटा a मतलब 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे तो 9 बार में, 5 से काटेंगे तो 9 बार में, क्या आ गया 9 × 9 मतलब 9 × 9 81, 81 आंसर। इतना करने जाएंगे नहीं, 9 × 9 सीधा 81 टिक, एग्जाम में 9 × 9 सीधा 81 टिक, ये भी आसानी है। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो इसका व्यास क्या है। फॉर्मूला बस पता होना चाहिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, जो दिया रहता है उसी पे काम करना होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², यही होता है ना। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया कितना है, दिया है 616, तो 616 बराबर क्या होगा, 4 पाई की जगह 22/7, आर की जगह r²। काटते हैं, कटेगा ही कटेगा, दशमलव में आंसर नहीं है मतलब कटेगा ही कटेगा। 4 से काटता है, 4 एकम 4, 2 1 4 5 20, 4 4 22 से कटेगा, 22 7 7 बार में कटेगा। उनको तो याद हो गया 22 7 154 होता है, लेकिन पता नहीं है तो पहले 2 से काटिए फिर 11 से काटिए। अब क्या आएगा, ये 7 ऊपर जाएगा, ये 7 ऊपर का 7 है, एक कटा है तो ये 7 ऊपर का है। अब देखिए इधर बचा है 7, इधर बचा है r²/7, 7 में 7 से गुना करेंगे तो 49 बराबर r²। तो r बराबर कितना आएगा, 49 का वर्गमूल 7। जब r 7 है तो इसका व्यास पूछ रहा है, व्यास, तो व्यास क्या होता है, r का दोगुना मतलब 7 का दोगुना, कितना आएगा 14।
व्यास क्या होता है? व्यास होता है 2 गुने आर, मतलब 2 गुने 7 बराबर 14। इतना करने जाएंगे एग्जाम में? बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ देख रहे हैं ना, 7 गुने 7 49 बराबर आर स्क्वायर। यहाँ से 8 7 पता चल रहा है, तो व्यास पूछ रहा है 7 का 2 गुना सीधा 14, यहीं से आंसर आ जाता। ये सब तो करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हम क्यों किए? समझाने के लिए। जिसको नहीं पता बेसिक तो समझ जाएगा। अब आ जाते हैं ट्रिगो के क्वेश्चन। हर वैरायटी का क्वेश्चन है, सारा कुछ है। यदि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 है तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस के पावर 4 है। पहले तो रटा मान लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए, ये 1 फिर 2 स्क्वायर फिर 2 स्क्वायर फिर अगला स्क्वायर कर दे, सीधा आंसर 1 आता है। लेकिन कैसे आता है देखते हैं। देखिए, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना दिया है? 1 दिया है। साइन ए को साइन ए ही रहने देंगे, हम इसको इधर ले जाते हैं तो क्या आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? साइन ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। चलिए हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ। अब यहाँ क्या है? यहाँ है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4 है, इसका मान बताना है। अब देखिए, कॉस स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ए ही रहने देंगे। कॉस की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, तो देखिए कॉस स्क्वायर ए साइन ए है, तो यहाँ से अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कॉस के पावर 4a क्या हो जाएगा? इधर स्क्वायर किए तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर है। अरे होगा कि ना? साइन ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए, तो अगर हम 2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, तो कॉस स्क्वायर 4 करेंगे तो साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए होगा। इसका स्क्वायर किया तो इधर भी स्क्वायर, तो देखिए कॉस स्क्वायर कॉस 4a का मान क्या लिख सकते हैं? कॉस 4a की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ही रहने दीजिए, और कॉस 4a यहाँ से कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए। और कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना आता है? 1। यही तो आंसर था। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, इम्पोर्टेंट है ये तो सिंपल भी है और इम्पोर्टेंट भी है। एक बात बता दें आपको कि देखिए, कॉट और टैन दोनों उल्टा होता है, साइन और कॉस उल्टा होता है, कोसेक और सेक उल्टा होता है। देखिए, अगर कॉट कहीं पे 40 दिख जाए तो कॉट 40 जो होता है हमेशा टैन 50 के बराबर होगा। ये दोनों 90 होना चाहिए। हाँ, 40 है तो ये 50 ही होगा। ठीक, कॉट टैन साइन कॉस और कॉसेक सेक में होता है, ये 40 तो ये 50। अगर ये 30 है तो ये कितना होगा? 60। तो ना 60 30 90। अगर ये 15 है तो ये कितना होगा? 75। तो ना 75 और 15, 75 5 80 10 90 बनता है। तो ये चीज़ याद रहे कि ये 75 तो ये 15, दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। इसी पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए, कॉट 13 का मान हमको नहीं पता, 27 का मान नहीं पता, 63 का मान नहीं पता, 77 का मान नहीं पता, कॉट 60 का मान पता है, तो इसको छोड़ देंगे, कुछ नहीं करना। देखिए, हम कुछ देख रहा है यहाँ पे। देखिए, 77 और 13 मिलकर क्या बन रहा है? 90। 63 और 27 मिलकर क्या बन रहा है? 90 बन रहा है ना? मतलब ज़रूर ना ज़रूर यही वाला खेला हुआ है, टैन कॉट वाला, साइन कॉस वाला और कॉसेक सेक वाला, क्योंकि यहीं से 90 बनता है। तो चलिए वही खेला खेलते हैं। कॉट 13 को क्या लिख सकते हैं? कॉट का उल्टा टैन, और 13 है तो 90 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा? 77। कॉट 13 को टैन 77, इसको ये लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? कॉट 27 को क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, कॉट 27 है तो कॉट को टैन लिख सकते हैं। और 27 को क्या लिख सकते हैं? 27 को हम 63 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 27 घटाएंगे 63। कॉट 60 को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, कॉट 63 को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, और कॉट 77 को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। अब देखिए, टैन 77 कॉट 77 पढ़े होंगे कि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है? 1, क्योंकि थीटा तो समान है, 77 देखिए 63 थीटा समान है, तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होगा? 1। और कॉट 60 का मान क्या होगा? 1/√3। तो 1 गुने क्या होगा? 1/√3 इसका आंसर होगा। समझ में आया? तो यहाँ पे
कॉट को tan में बदलें, इस कॉट को tan में बदलें, इसको कॉट को कॉट ही में रहने दिए 60 वाला, क्योंकि 60 का तो मान पता है, कॉट को कॉट ही रहने दिए, कॉट को कॉट ही रहने दिए। tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये सिंपल है लेकिन एग्जाम में आया हुआ है। कोनों का निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय एक त्रिभुज बनाता है? एक त्रिभुज बनाता है। आपको पता है कि त्रिभुज बनाने के लिए ये कोण और ये कोण और ये कोण तीनों मिलाकर कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो यही चेक करना है कौन 180 है। देखिए यहाँ पे कितना बन रहा है? 60 और 50, 110, 110 80, 190 बन रहा है। यहाँ कितना बन रहा है? 60 40 100, यहाँ 180 बन रहा है। यहाँ कितना बन रहा है? 40 50 90 और यहाँ 170 बन रहा है। यहाँ कितना बना है? 60 30 90 9 7, यहाँ 160 बन रहा है। कौन होगा ये? क्योंकि त्रिभुज पूछ रहा है कोनों का निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय एक त्रिभुज बनाता है। तो त्रिभुज कब बनेगा? जब तीनों कोनों का योग 180 होगा, तो 180 यही है, तो यही होगा। यहाँ पे हमारा 20 क्वेश्चन का सेट होता है ख़त्म। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। और लास्ट जाते जाते बोल रहे हैं कि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। वीडियो को कुछ शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्प मिल जाए और मुझे भी मिल जाए। जितने ज़्यादा बच्चा जुड़ेगा उतना ज़्यादा मज़ा आएगा हमको भी पढ़ाने में, मेहनत करने में आप लोगों पे। और अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो रीजनिंग जीके और भी जितने भी सब्जेक्ट है सब्जेक्ट का वीडियो बनाएंगे और भी आप लोगों पे मेहनत करेंगे। मज़ा आएगा, हम भी पढ़ेंगे पढ़ाएंगे भी, मज़ा आएगा। ठीक है, रहने देते वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा चला गया, 1 घंटा 7 मिनट का वीडियो है, बहुत लंबा है। रहने देते इतना ही।